हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी आ जर्नी टू एक्सलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है खिलजी वंश, ठीक है, जिसमें हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ही इस वंश की नींव रखते हैं और इनका जो टेन्योर है वो है 1290 से 1296। हमने पहले भी बात कर रखी है कि जो 1290 जून 1290 में ये किलूगढ़ के किले में अपना राज्यारोहण करते हैं और 1296 तक ये रहते हैं, जुलाई 1296 तक। इनका भतीजा, इनका ही दामाद इनकी हत्या कर देता है धोखे से, ठीक है। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि इनके बारे में बर्नी ने बोला है कि एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और इन्होंने खुद अपने बारे में बोला है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है ना। और इन्हीं ये जो इनकी उदार भरी नीतियां थी ना, यही इनके विनाश का कारण बनी। इन्होंने युद्ध कभी मतलब युद्ध वगैरह में भी अपनी उदारवादी मतलब विरोधियों के लिए इनकी जो ये नीति थी वो बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुई, ठीक है। विरोधी दल के लिए कौन उदार भरी नीतियां अपनाता है, उनके प्रति किसके अंदर मतलब इसका हृदय ही द्रवित होता था। अगर किसी को कष्ट में देख लेता था तो इसके साथ, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो छज्जू था, छज्जू ने जो विद्रोह किया और जो विद्रोह को दबा लिया गया और उसको बंदी बना के लाया गया, तो ये जो जलालुद्दीन है वो देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फाइनली वो क्या करता है, कहता है इनको छोड़ दो, और उसको काड़ा मानिकपुर से सीधा मुल्तान भेज दिया जाता है। और काड़ा मानिकपुर में ये अपने ही जो इसका अंत करेगा अलाउद्दीन खिलजी को बैठा देता है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में चलिए आगे भी हम पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की उदारता 1290, पहले तो लिख लीजिए इसका टाइम क्या है, बार बार जरूर बोला करिए, इससे क्या होता है कि चीजें याद हो जाती हैं, है ना। 1290 से 96, जून 1290 से 1296 जुलाई तक। जलालुद्दीन उदार और विनम्र और दयालु व्यक्ति था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह रक्तपात से घृणा करता था, बिल्कुल करता था रक्तपात से घृणा। उसकी यह नीति तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए घातक सिद्ध हुई, होना ही था, उसके पतन का कारण बनी, बिल्कुल। जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए उदार भरी नीतियों का प्रयोग किया। ये पहला शासक था, है ना। कौन करता है ऐसा? फिर है ठगों का दमन। चोरों व ठगों के विषय में बताइए, जो चोर हैं, जो ठग है, अब तुम्हारे पास कोई शिकायत लेके आ रहा है, उनके प्रति भी इसका मतलब हृदय परिवर्तन हो ही जाता था, माफ कर देता था। विषय में भी जलालुद्दीन ने अपनी उदार नीति का ही परिचय दिया। चोरी, लूटमार, डकैती, हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए। सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि एक नाव में बिठाकर बंगाल की ओर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ओके। बंगाल की ओर रवाना कर दिया, बंगाल की ओर भेज दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ठगों का दमन किस तरीके से किया, वही उदार भरी नीतियां उनके प्रति भी इसने लगाई, ठीक है। अब इसकी षड्यंत्रकारी नीतियों को हम देख लेते हैं। षड्यंत्रकारी नीतियां क्या है? देखिए, ये जो जलालुद्दीन है ना, इसकी जो ये उदार भरी नीतियां थी, इसको जो दरबार में लोग थे, जो आसपास लोग थे, जो अमीर थे, जो अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी इस उदार भरी नीतियों को क्या समझा, इसकी कमजोरी समझ लिया। और वो लोग प्लान करने लगे, वो लोग योजनाएं बनाने लगे कि किस तरीके से सुल्तान को हटाने की तो बात ही दूर है, ये इसके मृत्यु तक का प्लान कर लिए, मतलब इसकी हत्या तक का प्लान कर लिए कि इसको हटाओ, इसका वध कर दिया जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। और उन्होंने उसकी जगह पे जलालुद्दीन की जगह एक नया किसी का नाम भी सोच लिया था कि यस ताजुद्दीन को हम लेकर आएंगे, ताजिउद्दीन को हम लेकर आएंगे जलालुद्दीन की जगह, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है षड्यंत्रकारी अमीर। अब ये षड्यंत्रकारी अमीर कौन है? जलालुद्दीन की उदार नीति ने अमीरों की महत्वाकांक्षाओं को जागृत किया, उजागर किया, और इस उदार नीति को उसकी कमजोरी समझकर अमीरों ने एक सामाजिक उत्सव में इन लोगों ने ये षड्यंत्र किया कि एक ऐसा कोई ओकेशन होगा, एक ऐसा कोई उत्सव होगा जिसमें क्या करेंगे, हम लोग इसका वध कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे, ठीक है। सुल्तान जलालुद्दीन का वध करके उसके स्थान पर ताजुद्दीन कूची को सिंहासन रूढ़ करने का षड्यंत्र, मतलब ऐसा ये लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। जो
मतलब अमीर वगैरह थे। ताजुद्दीन कूची बलवन के समय के प्रभावशाली सरदारों के गुटों में से एक था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि था कौन, ये बलवन के समय का था, ठीक है। और फिर आगे देखिए, सुल्तान को यह सूचना मिली तो उसने षड्यंत्रकारियों को खुली चुनौती दी। अब ये बड़ा अजीब है कि जो इतना उदार है उसको बताया होगा किसी ने। बहुत सारे लोग विरोधी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो वफादार होते हैं। तो सुल्तान के जो वफादार रहे होंगे उनके मतलब उन्होंने इसके तक ये पहुंचाया होगा खबर कि आपको मारने की प्लानिंग चल रही है, आपका वध करने का, और आपके दरबार में षड्यंत्र चल रहा है, बच के रहिए। तो फिर उसने क्या किया, जलालुद्दीन ने उसने षड्यंत्रकारियों को खुली चुनौती दी। बाद में क्षमा मांगने और चाटुकारिता पूर्ण व्यवहार करने से वह प्रसन्न हो गया। जो इंसान अपने विरोधियों के लिए ऐसी नीतियां अपनाता है, उदार भरी नीति अपनाता है, उनके प्रति उसके अंदर दया भाव रहता है, तो वो कैसे, उससे माफी मांग लो। और उसके इस नेचर से लोग बिल्कुल बखूबी वाकिफ थे। और फाइनली क्या हुआ, उसने माफ कर दिया, है ना। क्षमा मांगने और चमचागिरी करने, चटुकारता पूर्ण व्यवहार करने से वह प्रसन्न हो गया। और षड्यंत्रकारियों को उसने केवल चेतावनी देकर 1 वर्ष के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया। उसने ये उन लोग को मतलब पनिश किया कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम 1 साल तक दरबार में नहीं आओगे, ठीक है। चलिए, सिद्दी मौला की हत्या। सिद्दी मौला की हत्या कैसे हुई, देखिए। सिद्दी मौला के विषय में जलालुद्दीन की उदार नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सुल्तान जिसने विद्रोहियों, गद्दारों व ठगों को क्षमा किया था, सुल्तान यानी जलालुद्दीन की बात हो रही है, जिसने विद्रोहियों, गद्दारों और ठगों को क्षमा किया था। ठगों के प्रति भी तो इसकी उदार भरी नीतियां ही थी, उसी का तो प्रयोग किया था इसने। उस शांति के पुजारी की हत्या के लिए उत्तरदायी बना, जिसका अपराध तक साबित ना हो सका था, जिसका अपराध तक साबित ना हो सका था। तो ये जो सिद्दी मौला की हत्या है, सिद्दी मौला के विषय में जलालुद्दीन की नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सुल्तान जिसने विद्रोहियों और गद्दारों और ठगों के प्रति जो उनकी उदार भरी नीति थी, उसको क्षमा कर दिया था, है ना। लेकिन उस शांति के पुजारी की हत्या के लिए, ये जो शांति का पुजारी, उसकी हत्या के लिए उत्तरदायी बना, जिसका अपराध तक साबित ना हो सका था। तो सिद्दी मौला की हत्या, ठीक है। सिद्दी मौला ईरान से आया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिद्दी मौला कहाँ से आया था, ईरान से आया हुआ था, और एक संत था। कौन था, संत था। वह अजोधन के शेख फरीदुद्दीन गंज सकर का अनुयायी था, और बलवन के शासनकाल में ही वह दिल्ली में बस गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह एक विशाल खानका चलाता था, जिसमें प्रतिदिन हजारों भूखे लोग खाना खाते थे, है ना। कितना इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा व्यक्ति था। सिद्दी मौला के प्रभाव से आकर्षित होकर अनेक अमीर और अधिकारी खानकाह में जाने लगे थे। वो इतने नेक काम कर रहा था, तो उसको देखकर लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते थे, और कई सारे लोग बाद में उस खानकाह में जाने लगे थे, जहां राजनीतिक चर्चाएं होने लगी। और वहां पे राजनीतिक चर्चाएं होने लगी। सुल्तान का पुत्र शाहजादा खाना भी सिद्दी मौला का अनुयायी था। इनका नाम तो नहीं भूल सकते ना, 3 पुत्रों की बात हुई थी, तो एक खाना भी तो थे। खाना भी सिद्दी मौला के अनुयायी हो गए। सिद्दी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि 2 हिंदू अधिकारियों हथिया पायक व निरंजन कोतवाल ने सुल्तान की हत्या करने व सिद्दी मौला को सुल्तान बनाने के लिए षड्यंत्र रचा है। यह अफवाहें उड़ाई गई, ठीक है, कि ये जो सिद्दी मौला, एक तो उसका पुत्र जो जलालुद्दीन है, उसका पुत्र इसका खुद भी अनुयायी बन गया था, और सिद्दी मौला बहुत चर्चा में थे, अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे। लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि सिद्दी मौला जो है ना, वो उनको सुल्तान बनाने की षड्यंत्र चल रहा है। यह सूचना सुल्तान को मिली। हथिया पायक व निरंजन कोतवाल को मृत्युदंड दिया गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इनको मृत्युदंड दे दिया गया, और सिद्दी मौला को हाथियों से कुचल दिया गया। बहुत ही मतलब जहां पे इनको क्रूरता दिखानी थी, वहां पे तो इन्होंने दिखाया नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या किए कि सिद्दी मौला को हाथियों से कुचल दिया गया। सिद्दी मौला के मृत्यु के कुछ दिन बाद ही जलालुद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खाना की मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो इनका पाप और इन्होंने जो अपराध किया था वो भी सिद्ध नहीं हुआ था और इनकी हत्या करवा दी गई, जानने का भी प्रयास नहीं किया गया। तो सिद्धि मौला के बारे में जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलों से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन ने सुनाम, दीपालपुर, मुल्तान सीमा पर अरकली खां की नियुक्ति की। इसी का पुत्र, जलालुद्दीन का पुत्र, खाने खाना अरकली कद्र खां। ठीक है, तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन ने सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान, सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान में क्या किया, अरकली खां को नियुक्त किया। जलालुद्दीन के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, जलालुद्दीन के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1292 में मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, अच्छा, किंतु मंगोल पराजित हुए। लेकिन मंगोल क्या हुए थे, पराजित हुए थे। देखिए, अगर आपको टाइमिंग पता है ना तो फिर आपके प्रश्न मतलब आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। 1292, अगर आपको पता है 90 से 96 जलालुद्दीन था, तो ऑब्वियसली इसी के समय हुआ है ना। अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 में मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन वे क्या हुए, पराजित हुए। अब्दुल्ला व सुल्तान जलालुद्दीन के मध्य मैत्रीपूर्ण संधि हो गई, एक ट्रीटी हो गई। ठीक है, और दोनों में, चलिए, जलालुद्दीन ने उसे अपना पुत्र कहा तथा मंगोलों ने पुनः युद्ध न करके वापस जाने का निर्णय किया। इसने रिलेशन ही बना लिया, तुम मेरे पुत्र हो, और उसने भी प्रॉमिस किया कि अब हम यहाँ पे आक्रमण नहीं करेंगे। किंतु कुछ समय पश्चात हलाकू के पौत्र उलुग ने आक्रमण किया। बाद में उलुग खां ने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया। उलुग जो है हलाकू का पौत्र था, उसने क्या किया, आक्रमण किया। बाद में उलुग खां ने इस्लाम धर्म को अपनाया और भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया। सुल्तान ने उन्हें भारत में रुकने की अनुमति प्रदान की, तो अनुमति प्रदान की थी, तभी तो ये रह रहा था यहाँ पे। मंगोलों को रहने का स्थान, भत्ते, राजकीय पद प्रदान किए गए। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलुग के साथ कर दिया, ये बढ़िया था। ठीक है, रहने की भी अनुमति दी और अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया। यही मंगोल बाद में नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमानों का विद्रोह आगे आप देखेंगे। तो ये जो नवीन मुसलमान कौन है, यही जो मंगोल है, यही नवीन मुसलमान कहलाए। और वह स्थल आज भी मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पे ये लोग रह रहे थे। ठीक है, ये मंगोल थे, यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्होंने रहने की अनुमति ली और इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और बाद में यही रहने लगे। और ये एक्चुअल में मंगोल थे, ठीक है, जो नवीन मुसलमान कहलाए। आगे बढ़ जाएं, चलिए जलालुद्दीन के सैन्य अभियान। अब जलालुद्दीन के सैन्य अभियान देख लीजिए। आंतरिक नीति के समान जलालुद्दीन की बाह्य नीति भी शांतिपूर्ण थी। जो अपने देश के अंदर ही कुछ नहीं करता, वो बाहर क्या करेगा, है उसकी मतलब बाहर भी वही बाह्य नीतियां भी वैसी ही थी, उदार। अपने शासन काल में विजय की इच्छा से उसने केवल 2 आक्रमण किए, सिर्फ 2 आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर अभियान व मंडौर अभियान, 2 किए, ये इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर और मंडौर, ये 2 अभियान उसने किए। ठीक है, बाकी उसकी आंतरिक और बाह्य नीतियां दोनों ही कैसी थी, शांतिपूर्ण थी। ठीक है, रणथंभौर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के दुर्गों में स्थान रखता है। रणथंभौर यह एक अत्यंत विशाल पहाड़ी दुर्ग है जो अरावली पहाड़ियों से घिरा है। तत्कालीन समय में यहाँ का प्रसिद्ध शासक हम्मीर देव था। कौन था, हम्मीर देव था। यहाँ का जो शासक था कौन था, प्रसिद्ध शासक हम्मीर देव था। उसके नेतृत्व में राजपूत चौहान अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। हम्मीर देव के नेतृत्व में जो यहाँ के चौहान थे, जो यहाँ के राजपूत चौहान थे, वे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। वे सभी दिशाओं में अपना विस्तार कर रहे थे और शक्तिशाली होने के बाद वो क्या कर रहे थे, मतलब कि चारों दिशाओं में हमारा विस्तार हो जाए, और उसका प्रयास भी कर रहे थे।
दिल्ली को भी चुनौती देने लगे थे, दिल्ली को भी वो चुनौती देने लगे थे, इसीलिए सुल्तान को रणथंभौर पर आक्रमण करना पड़ा। यही कारण था कि सुल्तान जो कि बिल्कुल मतलब शांतिपूर्ण माहौल के, और मतलब एक तरीके से क्या बोले, संत जैसे थे, है ना। संत क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो क्या किए, आक्रमण करने पर मजबूर हो गए, एक तरीके से मजबूर ही हुए थे, है ना। आवश्यक हो गया उनके लिए रणथंभौर पर आक्रमण करना। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर बढ़ा, और 1290 में ईस्वी में जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर बढ़ा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि रणथंभौर और मंदौर, ठीक है, यस मंदौर, यहाँ पे इन्होंने 2 अभियान किया था, किसने, जलालुद्दीन ने। ठीक है, जो शांति के पुजारी हैं वो एकदम ही क्या हुए, आक्रमण कैसे कर दिए, तो ये कारण था। मार्ग में उसने झायन के दुर्ग को जीता, इंपॉर्टेंट, मार्ग में जब वो आगे बढ़ रहा था जलालुद्दीन, तो उसने झायन के दुर्ग को जीता तथा मंदिरों को नष्ट किया। मंदिरों को नष्ट किया, उदारता पूर्ण, जो इतना उदार हो, जो हर धर्म की, हर समुदाय की इज्जत करता हो, उनके प्रति दया भाव रखता हो, उसने क्या किया, मंदिरों को नष्ट किया। इसके बाद वह रणथंभौर पहुंचा, किंतु दुर्ग की सुदृढ़ स्थिति देखकर उसे जीतने की इच्छा छोड़ दी। जब वो देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और यह असंभव सा लग रहा है, तो उसने मतलब उसको दिमाग से निकाल दिया कि नहीं, अब हमें नहीं जीतना इसे। उसने कहा कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। मतलब यहाँ पे अगर ये लोग प्रयास करते हैं, यहाँ पे युद्ध होता है, तो उसमें अगर हमें जरा सी भी हानि होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार रणथंभौर को बिना जीते ही सुल्तान 1291 में, जून 1291 ईस्वी में दिल्ली वापस लौट आया, और 1292 ईस्वी में उसने मंदौर पर आक्रमण किया तथा उसे दिल्ली के अधीन कर लिया। मंदौर को तो कर लिया, लेकिन रणथंभौर पे इसने दिमाग से ही निकाल दिया कि ये असंभव है, और उसने सीधा एक शब्द बोल दिया कि एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता हूं मैं, और हटा दिया उस चीज को। ठीक है, जलालुद्दीन का वध। जलालुद्दीन का वध कैसे, देखिए, जब अलाउद्दीन देवगिरी को लूट कर कड़ा मानिकपुर की ओर वापस लौट रहा था, उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था। कहाँ था, ग्वालियर में था। अलाउद्दीन के दिमाग में था कि इसको किस तरीके से, देखिए इसके नेचर से तो लोग वाकिफ थे कि ये बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। ठीक है, जलालुद्दीन ग्वालियर में था, ग्वालियर में ही उसे अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन, जिसे आप गुरशप के नाम से भी जानते हैं, के दक्कन में गुप्त अभियान एवं धन प्राप्ति का समाचार मिला। अहमद चप ने क्या किया, सुल्तान को अलाउद्दीन के महत्वाकांक्षा के विरुद्ध सचेत किया। अहमद चप ने बोला, इसको बताया कि सुनो जलालुद्दीन या सुल्तान या राजा साहब, कि ये जो अलाउद्दीन है ये ठीक नहीं है, इसकी योजनाएं गलत है, ये षड्यंत्र करता है। उसने उसके बारे में इसको सचेत किया कि आप इससे केयरफुल रहिए। उसे चंदेरी में रोकने की सलाह दी, और सीधा चप ने बोला, ये जो अहमद चप है, इसने जलालुद्दीन को बोला कि आप उसे चंदेरी में ही रोक दो। ठीक है, इसने समझाया, किंतु सुल्तान ने अहमद चप के इस सलाह को ठुकरा दिया। जहां पे इनको मानना चाहिए वहां पे ये बातें ठुकरा देते हैं, जहां पे इनको, ऐसे ही था इनका नेचर, और दिल्ली चला आया। उसने इस बात को इग्नोर किया, वो सीधा दिल्ली की ओर बढ़ गया। अलाउद्दीन बिना किसी बाधा के कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन ने अपने भाई अलमास बेग, किसको, अलमास बेग यानी उलुग खां को, जो उस समय सुल्तान के दरबार में था, कुछ समय बाद अलाउद्दीन का भाई था, नाम क्या है, अलमास बेग, उलुग खां के नाम से जानते, उसको सुल्तान के दरबार में ही था, उसको पत्र लिखा, उसको एक पत्र लिखता है, और दक्षिण अभियान के लिए सुल्तान से क्षमा मांगी और पूरा धन जलालुद्दीन को देने का वचन दिया। ये घड़ियाली आंसू था
कि रोकर किसी को अपनी बातों में ले आना। उसे पता था सुल्तान किस टाइप का है। उसने पत्र लिखा और बोला कि हमने जो ये अभियान किया था बिना पूछे, ठीक है, और उससे जो भी हमें धन प्राप्त हुआ है ना, वो हम सुल्तान को मतलब जलालुद्दीन को वापस कर देंगे और उसके बाद हमें क्षमा कर दे। वो इस तरीके से माफी मांगी। ये पूरा एक छल का है ना प्रबंधन कर रहा था वो, ठीक है। किंतु उसने यह शर्त रखा कि सुल्तान कड़ा मानिकपुर आए। उसने एक शर्त भी रखा कि सुल्तान यानी जलालुद्दीन कहाँ आए, मैं उसको पूरा धन वापस देने के लिए राजी हूं और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, और इसके लिए सुल्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कड़ा मानिकपुर आ जाए। वो स्वयं दिल्ली नहीं जा रहा था, कड़ा मानिकपुर बुला रहा था। उसने यह भी चेताया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगा या बंगाल भाग जाएगा। अब सोचिए, एक तरीके से धमकी दे रहा है या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर सुल्तान नहीं है। और सुल्तान ऐसे ही उसकी बातों में आ गया। जलालुद्दीन बहुत भावुक हो गया, कड़ा मानिकपुर जाने का निर्णय किया। स्वयं जलालुद्दीन नदी मार्ग से मानिकपुर गया और उसकी सेना अहमद चप के नेतृत्व में स्थल मार्ग पर आई। अलाउद्दीन ने कड़ा छोड़कर गंगा नदी को पार कर मनिकपुर पहुंचा, जिससे स्थल मार्ग से आने वाली सुल्तान की सेना को नदी पार करने में कठिनाई हुई। ठीक है, जानबूझ के किया गया। अल्मास बेग, कौन था अल्मास बेग? इसको ही लेटर लिखा था, ये दरबार में रह रहा था जलालुद्दीन के, ने जलालुद्दीन से निवेदन किया कि वह अकेले ही अलाउद्दीन को, उसने ये बोला ना जो ये बेग था कि आप ना अपनी सेना लेके मत जाओ और ये जो आपने शस्त्र ले रखे हैं इसको हटा दीजिए, नहीं तो वो बेचारा डर के भाग जाएगा। पूरा षड्यंत्र चल रहा था। और फाइनली अलाउद्दीन से मिलने मतलब उसने बोला बेग ने कि वह अकेले ही अलाउद्दीन से मिलने जाए, क्योंकि वह सेना देखकर भयभीत हो जाएगा। उसकी बातों में आकर जलालुद्दीन ने अपने कुछ सरदारों के साथ ही अलाउद्दीन से मिलने का निश्चय किया और आगे बढ़ गया। देखिए किस तरीके से ये बातों में आता गया, इसका ये जो नेचर था वो कितना ज्यादा इसके लिए घातक हुआ। ठीक है, तट पर पहुंचने से पहले ही अल्मास बेग की प्रार्थना पर उसने स्वयं तथा अपने सरदारों के शस्त्र उतार दिए। क्या बेवकूफी की इसने, है ना। अलाउद्दीन नदी के तट पर जलालुद्दीन से मिलने आया और सुल्तान के पैरों पर गिर पड़ा। आया और उसके पैरों पे कि मुझे माफ कर दो, भतीजा था, माफी मांगा। जलालुद्दीन ने उसे प्रेम पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया तथा उसका हाथ पकड़कर नाव की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने सुल्तान पर आक्रमण किया और सुल्तान घायल होकर नाव की तरफ यह कहता हुआ भाग गया कि धोखेबाज अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया। तत्पश्चात अलाउद्दीन के दूसरे सहयोगी कौन थे? इख्तियारुद्दीन हद। इख्तियारुद्दीन हद ने सुल्तान की सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रूरता भरा काम किया इन्होंने। उसने बोला धोखेबाज तूने क्या किया। ये सब सुने बिना उसने जो है उसके शरीर से उसके धड़ को अलग कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन के वध के बाद अलाउद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब देखिए 20 जुलाई, मैंने बोला था ना जुलाई, तो जुलाई 1296 में इनका किस्सा खत्म हुआ जलालुद्दीन का। और इनकी जो नीतियां थी, इनका जो नेचर था, इनका जो कार्यशैली थी, वो सारी कुछ ऐसी ही थी। ठीक है, और कारण के मतलब अंत कैसा हुआ देख लीजिए। सुल्तान के कटे हुए सिर को कड़ा मानिकपुर व अवध की सीमाओं में घुमाया गया। घुमाने का क्या था? मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर दहशत फैला देना, है ना। ओके, इस घटना में एकमात्र मलिक फखरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथी कत्ल कर दिए गए। अगर मलिक फखरुद्दीन को बोले तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी जलालुद्दीन के साथी थे, हर किसी का जो है कत्ल कर दिया गया, उनका सर्वनाश कर दिया गया एक तरीके से। ठीक है, ओके, जलालुद्दीन का मूल्यांकन क्या करें? यही उदार था, विनम्र था, दयालु व्यक्ति था, परंतु शाही पद के लिए अयोग्य था। बहुत अच्छाइयां थी उसमें, लेकिन एक शाही पद के लिए ये सारी अच्छाइयां ठीक नहीं है, ये उसके अंत का कारण बनी। ठीक है, उसकी उदारता ही उसके पतन का कारण बनी। वह रक्तपात से घृणा करता था, किंतु उसकी यह नीति तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए घातक सिद्ध हुई।
जो परिस्थितियां होती है परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए, और उसकी यह जो नीति थी वो बहुत ही घातक साबित हुई। वह इस बात को भूल गया था कि वह तलवार के बल पर शासक बना था और इस पद की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती थी। ओके, लगभग सभी इतिहासकारों का मत है कि जलालुद्दीन की उदारता की नीति शासन के रूप में, शासक के रूप में उसकी अयोग्यता को सिद्ध करता है। एक शासक के रूप में वो बिल्कुल ही अयोग्य था। इस संबंध में डॉक्टर एस लाल ने लिखा है कि राज मुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। डॉक्टर ए बी पांडे ने लिखा है कि जलालुद्दीन के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया है कि जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयास किया। उदारता को शासन की आधारशिला बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमने जलालुद्दीन का मूल्यांकन किया। जलालुद्दीन एक योग्य सेनापति था, उसमें वीरता का अभाव नहीं था। सुल्तान बनने से पहले उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करने में सफलता प्राप्त की थी। हाँ, उसने रणथंभौर भी गया था लेकिन डर गया था, अंदर से डर ही था, है ना। मंदसौर को उसने जीता, मिलाया दिल्ली में, परंतु सुल्तान बनने के बाद उसने युद्ध और आक्रमण की नीति त्याग दी। जब उसे इसको ग्रहण करना था, अपनाना था, तब उसने त्याग दिया। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। हाँ, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये इसका साहित्यिक विकास की बात अगर करें तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई थी। कुतुबुद्दीन अलवी, सादुद्दीन और ख्वाजा जमालुद्दीन, मुईद जर्मी, अमीर खुसरो आदि विद्वानों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। इसमें से जो ये खुसरो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तूतिए हिंद, ठीक है। उसके शासनकाल की विस्तृत जानकारी का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ बरनी की तारीखे फिरोजशाही, हम पहले ही देख गए थे कि सोर्स क्या है, तारीखे फिरोजशाही। ऐसा माना जाता है कि जलालुद्दीन से बरनी के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जलालुद्दीन है ना, उसके बरनी से जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। इसी कारण उसने अनेक विवरणों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, ठीक है। उसने जो इनके बारे में लिखा है उस तरीके से उसकी आलोचना ही की है। तो ये हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा और किस तरीके से उसका अंत हो गया, उसकी जो नीतियां थी वो कितनी घातक सिद्ध हुई उसके लिए, ये आप लोग देख पाए। और जब इसको ब्रेन का यूज करना था, बुद्धि विवेक का यूज करना था, उस वक्त इसने किया नहीं, है ना। तो फाइनली हमने जलालुद्दीन अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।